नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। पश्चिम बंगाल में किशनगंज के एसएचओ अश्विनी कुमार के निर्मम हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पश्चिम बंगाल के पंतापाड़ा में मस्जिद से ऐलान कर जुटाई गई भीड़ और भीड़ ने पीट पीट कर किशनगंज के एसएचओ अश्विनी कुमार की हत्या की। भीड़ जुटाने वाले मोहम्मद फिरोज और मोहम्मद इजराइल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। किशनगंज के एसडीपीओ जावेद अंसारी ने इसका खुलासा भी किया है। 9 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के पंतापाड़ा में किशनगंज के एसएचओ अश्विनी कुमार की हत्या हुई थी। एसएचओ अश्विनी कुमार बाइक चोर गिरोह के सरगना को यहां पकड़ने गए थे। इसके बाद मस्जिद से ऐलान कर भीड़ जुटाई गई और इसी भीड़ ने पीट पीट कर अश्विनी कुमार की हत्या कर दी। तो देखिए, एसएचओ हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एसएचओ अश्विनी कुमार की हत्या के मामले में बताया जा रहा है कि मस्जिद से ऐलान कर भीड़ को पंतापाड़ा में जुटाया गया था। इसके बाद वहां मौजूद जो भीड़ वहां पहुंची उसी ने पीट पीट कर अश्विनी कुमार को मौत के घाट उतार दिया। पंतापाड़ा में मस्जिद से ऐलान किया गया था। इसके बाद यहां भीड़ जुटी और इसी के बाद इस भीड़ ने एसएचओ को घेरा। उसके बाद पिटाई शुरू की और उनकी हत्या कर दी गई। भीड़ जुटाने के लिए फिरोज और उसके भाई ने मस्जिद से ऐलान किया था। उसके बाद भीड़ यहां जुटी है। बड़ा खुलासा किशनगंज एसएचओ की हत्या मामले में सामने आया है। पंतापाड़ा के जो एसडीपीओ हैं जावेद अंसारी जो हैं उन्होंने इसका खुलासा किया है। 9 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के पंतापाड़ा में किशनगंज के एसएचओ अश्विनी कुमार की हत्या हुई थी और हत्या मामले में यह बड़ा खुलासा इस वक्त हुआ है। एफआईआर में एक बात आ रही है कि वहां पे मस्जिद में अनाउंसमेंट करा के बेजाबता लोगों को जुटाया गया था, तो किनके द्वारा, ये मास्टरमाइंड कौन है ये आखिर? ये भी एफआईआर में भी इसका जिक्र किया गया है कि वहां पे हल्ला गुल्ला किया गया और अनाउंसमेंट भी की गई थी कि आओ चोर आ गया है, डाकू आ गया है, और अनाउंस करके ग्रामीणों को बुलाया गया है। ये करने वाले इजराइल और फिरोज थे, जो उनके दोनों परिजन ही हैं। उन्हीं लोगों ने जो है कि अनाउंसमेंट और हल्ला किया। इस पर आसपास के लोग आकर पुलिस के साथ न्यूसेंस किया था और मारपीट की घटना को किया था। तो देखिए, बड़ा खुलासा हुआ है किशनगंज में एसएचओ की हत्या मामले में। बड़ा खुलासा, अश्विनी कुमार की हत्या हुई थी यहां पंतापाड़ा में और पंतापाड़ा में मस्जिद से ऐलान कर लोगों की भीड़ जुटाई गई थी। आशीष हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, और क्या कुछ जानकारी, ये बड़ा खुलासा हुआ है और सबसे बड़ी बात की अपराधियों को पकड़ने गए थे एसएचओ अश्विनी कुमार, आम लोग कैसे भीड़ में इकट्ठे हो गए वहां? देखिए, अब तक कुल 8 गिरफ्तारी हो चुकी है। बंगाल पुलिस द्वारा 5 गिरफ्तारी हुई है और बिहार पुलिस द्वारा भी 3 गिरफ्तारी हुई है। तो इसमें 2 मास्टरमाइंड फिरोज और इजराइल जो है, मोहम्मद इजराइल, दोनों जो मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जो मस्जिद में ऐलान कर जिसने लोगों को इकट्ठा किया था और हत्या की घटना को अंजाम दिया था, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जी अनु। तो देखिए, ये बड़ा खुलासा हम आपको कर रहे हैं कि कैसे किशनगंज में एसएचओ की हत्या की गई, पंतापाड़ा में मस्जिद से ऐलान किया गया। हमारे सहयोगी साकेत भी हमारे साथ जुड़े। साकेत, ये बड़ा खुलासा इस वक्त हुआ है और सबसे बड़ी बात, अपराधियों को पकड़ने गए थे एसएचओ, वहां पर आम लोग कैसे अपराधियों का साथ दे रहे थे, ये कैसे साथ दे रहे थे साकेत? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से खुद एसपी बता रहे हैं, जिस तरह से साजिश रची गई, एक अनाउंसमेंट करके लोगों को जुटाया गया, वहां पर भीड़ को जुटाई गई और उसके बाद कहीं ना कहीं हमला किया गया। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि इस तरह से जब पुलिस पर हमले किए जाएंगे तो आखिर न्याय कहां से मिलेगा। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी के विधायक है संजीव चौरसिया, हम एक बार बात करते हैं उनसे। ये जो किशनगंज में जो घटना हुई है, इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई बंगाल में, उसको लेकर जो नया खुलासा हुआ है, उसके आधार पर यह बात सामने आ रही है कि पहले लोगों को अनाउंसमेंट करके जुटाया गया, उसके बाद भीड़ ने इंस्पेक्टर पर हमला किया। कैसे देख रहे हैं इसको और कानून व्यवस्था पर कितनी बड़ी चुनौती है ये? नहीं, निश्चित तौर पर यह घटना घटी, ये बहुत ही दुखद घटना है और आपको भी ध्यान में होगा कि प्रांत में, बंगाल में जिस प्रकार से घटनाएं का अंजाम दिया जा रहा है वो छुपा हुआ नहीं है किसी से। आज घटना के क्रम में जो मॉब लिंचिंग का पूरा प्रतिवेदन आया है, रिपोर्ट आया है, उसमें स्पष्टता आया है कि अनाउंस करके कैसे ये बंगाल में जिस प्रकार से गतिविधियों की रचना रची जा रही है, घटनाएं हो रही है, ये बात को उद्दलित करता है कि एक प्रशासनिक जब यहाँ पर जाते हैं तो वहाँ घटना का अंजाम किस प्रकार से होता है। और उससे भी दुखद हुआ कि माता
कि उनकी भी देहांत सदमे के कारण हुआ। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। आज निश्चित तौर पर जितने प्रकार की बंगाल सरकार को कार्रवाई की दिशा में आगे करनी चाहिए वो करेगी, पर कहीं भी किसी प्रकार का कोई न्याय व्यवस्था दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी तरह से बंगाल का हर चीज को चरमराता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सबके सामने है, स्पष्ट है। अनाउंसमेंट करके बुलाया जाता है संजीव जी, लोगों को इकट्ठा किया जाता है और सुनियोजित तरीके से जो पुलिस टीम वहां पर छापेमारी करने गई है उस पर हमला किया जाता है, जिसमें इंस्पेक्टर की मौत होती है। क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ मामला है तो इसको किस तरह से आप लोग आगे, बंगाल के साथ भी बात होगी, किस तरह से इसको, इस बात को संज्ञान में लेते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रांत के पदाधिकारी यहाँ के डीजीपी से भी बात करके वहां के भी बंगाल को हिदायत देने का काम इस प्रकार का हुआ है कि जल्द से जल्द कार्रवाई भी होनी चाहिए। आज जिस प्रकार से टीएमसी की गुंडों की राज, वहां की सरकार हर चीज को गुंडागर्दी के आधार पर जो करना चाहती है, आज पूरा देश देख रहा है। आज उसका परिणाम भी सामने आया है कि भले मानस के तहत, न्याय के तहत जब व्यक्ति जाता है और अनाउंसमेंट करके आप इस प्रकार का गतिविधि का अंजाम देने का काम करते हैं, ये कहाँ से न्याय युक्त है, ये कहाँ से न्याय संगत है? तो इस बात का जवाब वास्तव में सब जनता मांगेगी भी। अब बिहार के लोग पूरे कड़ों शब्दों के साथ इस बात को बंगाल के सरकार से भी बात करने का काम किया है और निश्चित तौर पर सबका दूध का दूध। बिल्कुल, देखिए ये तमाम लोग कह रहे हैं, जो भी सत्ता दल के विधायक हैं या फिर नेता है, तमाम लोग कह रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई होगी। एक बार हम वो बाइट सुनाना चाहेंगे, एसडीपीओ ने क्या कुछ कहा इस मामले में, क्या खुलासा किया, ये अपने दर्शकों को सुनाते हैं। यार में एक बात आ रही है कि वहां पे मस्जिद में अनाउंसमेंट करा के बेजाबता लोगों को जुटाया गया था, तो किनके द्वारा, ये मास्टरमाइंड कौन है ये आखिर? ये भी एफआईआर में भी इसका जिक्र किया गया है कि वहाँ पे हल्ला गुल्ला किया गया और अनाउंसमेंट भी की गई थी कि आओ चोर आ गया है, डाकू आ गया है, और अनाउंस करके ग्रामीणों को बुलाया गया है। ये करने वाले इसराइल और फिरोज थे, जो उनके दोनों परिजन ही हैं। उन्हीं लोगों जिक्र किया गया है कि वहाँ पे हल्ला गुल्ला किया गया और अनाउंसमेंट भी की गई थी कि आओ चोर आ गया है, डाकू आ गया है, और अनाउंस करके ग्रामीणों को बुलाया गया है। ये करने वाले इसराइल और फिरोज थे, जो उनके दोनों परिजन ही हैं। उन्हीं लोगों ने जो है कि अनाउंसमेंट और हमला किया। इस पर आसपास के लोग आकर पुलिस के साथ न्यूसेंस किया था और मारपीट की घटना घटित किया था। और साकेत हमारे साथ जुड़े। साकेत, अब पूरी बात समझ में आ रही है। कहा गया है अनाउंस करके कि चोर आ गए हैं, डकैत आ गए हैं, इसके बाद वहां भीड़ जुटी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि वर्दी में नहीं थे लोग, क्या वर्दी देखकर पहचान नहीं पाए कि पुलिस है या कौन है? इसके बावजूद ये लोग अपराधियों का साथ देते रहे। उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए अनूप, क्योंकि अगर अनाउंसमेंट करके लोगों में भ्रम पैदा किया गया कि चोर आ गया, डाकू आ गया, तो ऐसे में अगर भीड़ वहां इकट्ठा भी होती है तो पुलिस वाले अपने वर्दी में थे, तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वर्दी में देखकर भी लोग क्या पुलिस वालों को नहीं पहचान पाए? ये सब जो बातें हो रही है, ये कहीं ना कहीं इसको भटकाने की कोशिश है। निश्चित तौर पर जिस तरह से एक मॉब को इकट्ठा किया गया ताकि इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सके, और जो अपराधी थे उनको ये पहले से पता था कि पुलिस टीम यहां पर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से इस पूरे घटना को बनाया गया। और जैसा कि 2 मास्टरमाइंड गिरफ्तार भी हुए हैं, फिरोज और इजराइल को गिरफ्तार किया गया है, जो कि इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड का रोल उन्होंने अपनाया था। उनका जो बेटा था, उन्होंने मस्जिद से जाकर अनाउंसमेंट बजाबता इसके लिए किया गया और लोगों की भीड़ को वहां पर इकट्ठा किया गया। तो ये अपने आप में सवाल है और किस तरह से सुनियोजित तरीके से। बिल्कुल हैरान करने वाली बात है कि आम लोग जो वहां पहुंचे होंगे, भीड़ इकट्ठा हुई थी, क्या उन्हें नजर नहीं आया कि पुलिस वाले हैं, वर्दीधारी हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो रोज नए खुलासे हो रहे हैं इस मामले में, और अब हम आपको 10 पॉइंट के जरिए बताते हैं कि दारोगा हत्याकांड में अब तक क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले 9 अप्रैल बताते हैं हम आपको क्या हुआ। 9 अप्रैल को एसएचओ जो है वहां छापेमारी करने गए थे। तो 9 अप्रैल को रेड डालने के लिए एसएचओ अश्विनी कुमार वहां पहुंचे। इसके बाद 9 अप्रैल की रात को एसएचओ की मॉब लिंचिंग की गई। 10 अप्रैल को मुख्य आरोपी फिरोज गिरफ्तार किया गया। इसके बाद फिरोज की मां और भाई भी गिरफ्तार कर लिए गए। 12 अप्रैल को देखिए, किशनगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली। लूट की बाइक बरामद की गई, जिसके लिए रेड करने एसएचओ अश्विनी कुमार पश्चिम बंगाल गए थे। बाइक बरामदगी के साथ 3 आरोपी भी पकड़े गए और अब तक कुल 8 आरोपियों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब यह खुलासा हुआ कि मस्जिद से भीड़
जमा करने के लिए बाकायदा माइक से अनाउंस किया गया और भीड़ जमा कर एसएचओ की हत्या की गई है। दूसरी खबरों की बात करते हैं। बेतिया से खबर आई है, बड़ी खबर, जहां खेत में भीषण आग लगने से हजारों की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। घटना मंझौलिया थाना क्षेत्र के पारस पकड़ी छठिया घाट सरे की। आग से करीब 2 एकड़ में लगी फसल जलकर बर्बाद हो गई। ग्रामीणों से सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। देखिए 2 एकड़ में लगी गेहूं की फसल कैसे धू-धू कर जल रही है। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खेत में भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। ग्रामीण आग बुझाने की कोशिश भी करते रहे और इस दौरान 6 एकड़ में, माफ कीजिएगा 2 एकड़ में जो फसल लगी थी वो जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाएगा, लेकिन लाखों का नुकसान तब तक हो चुका था। देखिए बेतिया से खबर आई, जहां अगलगी में 2 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। भीषण आग लगी थी और इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम यहां पहुंची और आग पर काबू पाया। देखने पूरा धरत है। सीवान में शॉर्ट सर्किट की वजह से कई एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। खबर के मुताबिक 11,000 वोल्ट के वायर में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे निकली चिंगारी से पूरी फसल जलकर राख हो गई। आगजनी के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। ग्रामीणों के मुताबिक तार काफी नीचे झुका हुआ था, जिसे कई बार बदलने के लिए आवेदन भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद आगजनी की एक घटना हुई। आगजनी से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जो तार है 11,000 वाला, इसी की वजह से काफी लूज है। इसे हर साल प्रति वर्ष ये आग लगता है। काफी लोगों को, किसानों को क्षति पहुंचता है। इसलिए हम प्रशासन से आग्रह करते हैं, बिजली विभाग से आग्रह करते हैं, ये इस पे सुधार किया जाए, अन्यथा बहुत तरह की क्षति होगी आगे। तो देखिए सिवान में भी अगलगी की घटना हुई है। 11,000 वोल्ट के तार से शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। बिहार विकास मिशन की आज बड़ी बैठक पटना में हो रही है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। इसमें कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह सहित विकास मिशन के सदस्य शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा सभी मंत्री, मुख्यमंत्री के परामर्शी, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, डीजीपी, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव भी शामिल हो रहे हैं। बैठक में तीसरे कृषि रोड मैप 2017 से 22 की समीक्षा हो रही है और साथ ही अगले कृषि रोड मैप पर भी बातचीत हो रही है। आपको बता दें कि चौथी कृषि रोड मैप लागू करने के लिए 5 साल में 1.65 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा चौथी कृषि रोड मैप के प्रस्ताव को कृषि विभाग की वेबसाइट पर रखकर आम लोगों से सुझाव लेने की बात भी सामने आ रही है। देखिए बिहार कृषि विकास मिशन को लेकर एक बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। कृषि रोड मैप को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। बैठक में कृषि मंत्री के अलावा तमाम विभाग के सचिव, प्रधान सचिव के अलावा सीएम के सलाहकार के साथ तमाम अधिकारी मौजूद हैं। और देखिए वहीं बताया जा रहा है कि चौथा कृषि रोड मैप में 12 विभाग शामिल होंगे। हम आपको बता रहे 12 विभागों की बात सामने आ रही है और फसल, बागवानी, पशुपालन, सहकारिता, ये वो विभाग है जो चौथे कृषि रोड मैप में शामिल होंगे। इसके अलावा जल संसाधन, लघु जल संसाधन, ऊर्जा, राजस्व, भूमि सुधार, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण संपर्क पथ, खाद्यान्न भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण, ये तमाम चीजें हैं जिनको शामिल किया जाएगा इन विभागों को। और देखिए चौथा कृषि रोड मैप में किन किन विषयों पर फोकस होगा ये भी जानते हैं। जल संसाधन, लघु जल संसाधन, मौसम के अनुकूल खेती पर खास जोर दिया जाएगा। जल जीवन हरियाली पर भी फोकस रखा जाएगा। जैविक खेती को और विस्तार दिया जाएगा। दूध, मांस, मछली, अंडा उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। पशुपालक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना का भी विस्तार किया जाना है।
अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने पर भी जोर रहेगा। समेकित खेती को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर ज्यादा। नवादा के रोह में 2.5 माह से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे रामप्रवेश यादव के परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल आपसी रंजिश में अपराधियों ने रामप्रवेश यादव को गोली मार दी थी, जिससे उनके गले की खाना खाने वाली नस को नुकसान पहुंचा था। तब से लेकर अब तक वो इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती है। पूरे मामले को जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। मेरे पीछे जो व्यक्ति इलाजरत है, इनका नाम है रामप्रवेश यादव और ये विगत 2.5 महीने से सदर अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। इन्हें जेल से ट्रांसफ़र कर यहाँ इलाज के लिए भेजा गया है और डॉक्टरों की टीम ने इन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा था, मगर डॉक्टरों की टीम ने पटना से भी इन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली रेफ़र कर दिया है, मगर अभी तक इन्हें नहीं भेजा गया है, क्योंकि इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है कि गृह विभाग की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है, जिसके कारण यह विगत कई माह से यहीं पे पड़े हुए। इनकी पत्नी है, इनसे हम जानते हैं क्या कुछ हुआ था इसके साथ, ये पहले बताइए। सर पहले से लड़ाई चल रहा था सर, इतना दिन से बंद था, 6 महीना से गाँव गया मार दिया गोली, सांझ पहरा रहा था बैग से। इनको इलाज कराने खातिर यहाँ बैठे ने सदर अस्पताल में दिल्ली। कहाँ इनका इलाज हुआ था? इनको पटना में इलाज हुआ था। अब पटना से फिर यहाँ रेफर कर दिया नवादा में ला के बैठा दिए सर। इनको रेफर है कि बल दिल्ली ले जाइए, न तो नखलौर ले जाइए, और कहीं नहीं ले जा रहे हैं सर, यहाँ बैठा हुए हैं। कितना दिन हो गया सर? 3 महीना होने वाला है। इनकी पत्नी बसंती देवी का यह कहना है कि इन्हें खाने में दिक्कत हो रही है, और ये बसंती देवी नहीं, मेडिकल बोर्ड जो इनके ऊपर लगा था वो उनका भी यही कहना है कि इन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स या SGPGI लखनऊ भेजा जाए, मगर अभी तक इन्हें नहीं भेजा गया है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। जमुई में जल्द ही बाईपास सड़क का निर्माण होगा। स्थानीय विधायक सुरेश सिंह की पहल पर पथ निर्माण विभाग ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। बाईपास सड़क के बन जाने से शहर में जाम की समस्या नहीं होगी। आपको बता दें कि 3 दशक से बाईपास सड़क का इंतजार किया जा रहा है। देखिए हमारे सहयोगी केसी कुंदन की रिपोर्ट। जमुई को जिला बने 3 दशक हो गए, लेकिन जिला मुख्यालय के इस शहर को एक बाईपास अभी तक नसीब नहीं हुआ, जिस कारण एक ही सड़क से हर दिन हजारों वाहनें गुजरती हैं। अब देख सकते हैं कि सामने जो बोर्ड लगा हुआ है ऊपर, यहाँ पर सीधे तौर पर लिखा है कि भागलपुर, देवघर, सुल्तानगंज, गिरिडीह। कहने का मतलब बिहार और झारखंड के कई जिलों, साथ ही बंगाल जाने वाले वाहन इसी रास्ते से गुजरते हैं, इसी सड़क मार्ग से। इसी सड़क मार्ग पर लोड है जो शहर का मुख्य सड़क है, महीसौड़ी का ये सड़क है। 3 दशक गुजर जाने के बाद भी इस जिला मुख्यालय के शहर को नहीं मिला। ऐसे में लोग परेशान थे कि आखिर क्या करें। अब स्थानीय विधायक श्रेयसी सिंह की पहल से बाईपास की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि इसका स्वीकृति विभाग ने दे दिया है, पथ निर्माण विभाग ने। हमारे साथ भाजपा के नेता हैं, उनसे पूछेंगे। अजय की बात बताइए, क्या जानकारी मिली है बाईपास को लेकर आपको? अभी जो जानकारी मिली है कि स्थानीय विधायक माननीय सुरेश सिंह के द्वारा माननीय मंत्री नितिन नवीन से जो मुलाकात हुई है, उसमें जमुई में बाईपास रोड की स्वीकृति मिली है। देखना है यह सपना कब पूरा होता है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। खबर कटिहार से, जहां के स्वास्थ्य महकमे से फर्जीवाड़ी की खबर सामने आई। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में नियमों को ताक पर रखते हुए पिछले साल के मुकाबले कई गुना अधिक दर पर सफाई का टेंडर दिया गया। मिल रही जानकारी के मुताबिक पिछले साल जहां सफाई के लिए 2 लाख रुपए प्रतिमाह का टेंडर दिया गया था, वही साल इसे 6 गुना बढ़ाकर 12 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया गया। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता राजकिशोर सिंह ने जिला स्वास्थ्य प्रबंधक पर आरोप लगाया। इधर पूरे मामले के सामने आने पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद एक जांच टीम पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। जैसे साफ सफाई का एक पहले रेट था 51 पैसे प्रति स्क्वायर मीटर, जिसमें आंतरिक सफाई का था। इन्होंने TOR में भी दिया है कि आंतरिक का अलग, बाहरी का अलग। जब रेट फिक्स होता है तो बाहर का भी एक ही रेट, अंदर का भी वही रेट, जिससे 500 से 600% जहाँ सफाई होती थी सदर अस्पताल में 2 लाख, वहाँ से 12 लाख रुपया का बिल बना है। और पूरे जिला स्वास्थ्य समिति के दबाव में उस बिल को लीक आउट नहीं होने दिया जा रहा है। राजगीर में प्राइवेट स्कूल के एक छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। बाढ़ के पंडारक के छवि लातर गांव निवासी मोनू कुमार 9वीं क्लास के छात्र थे। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
साथ ही इस बात की गहनता से जांच की जा रही कि हत्या है या फिर आत्महत्या। एक सवाल और उठ रहा है कि जब कोरोना काल में सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया तो ये स्कूल किस परिस्थिति में खुला था। हम लोग का जो है स्कूल हम लोग इसका देखिए, राजगीर के एक प्राइवेट स्कूल के छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, लेकिन पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। प्राइवेट स्कूल में मोनू पढ़ाई करता था, 9वीं क्लास का छात्र था, लेकिन कोरोना काल में भी स्कूल खुला था। इस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,756 नए मरीज मिले। पटना के साथ दूसरे जिलों में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। पटना में सबसे ज्यादा 1,382 मामले आए, तो भागलपुर में 302, गया में 290, जहानाबाद में 165, तो बेगूसराय में 113 मरीज मिले हैं। तो क्या हम आपको ओवरऑल पूरे प्रदेश की स्थिति बता रहे हैं कि किस जिले में कितने कोरोना मरीज मिले, और लगातार यह आंकड़ा जो है ये बढ़ता ही जा रहा है। तो कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। कटिहार में कुछ ऐसी तस्वीर दिखी जहां लोग बिना मास्क के सड़क पर घूमते नजर आए। हालांकि जिले में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और लोगों को समझाकर नियमों के पालन की बात कह रहा है। मास्क चेकिंग के दौरान कुछ युवक बिना मास्क के घूमते दिखे, इनको पुलिसकर्मियों ने उठक बैठक करने की सजा दी, जिससे अगली बार वो गलती ना करे। कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान बेतिया के जीएनएम स्कूल टीकाकरण केंद्र पर बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां पर एक शिक्षक को बिना टीका लगाए ही टीका लगा लेने का मोबाइल पर मैसेज आ गया। इतना ही नहीं, उनको टीकाकरण प्रमाण पत्र भी मिल गया। शिक्षक ने आरोप लगाया कि शिक्षाकर्मी होने के नाते उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और जब केंद्र पर टीका लेने गए तो स्वास्थ्यकर्मियों ने उन्हें यह कहकर लौटा दिया कि उनकी उम्र 45 साल से कम है, और जब वो लौट गए तो उनको यह चौंकाने वाला मैसेज आ गया। अब इस बारे में स्वास्थ्यकर्मी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। बेतिया ब्लॉक में गए हुए थे कोविड वैक्सीन के लिए, उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। मोबाइल पर मैसेज भी आ गया है कि हाँ आप वैक्सीन ले लिया गया है, लेकिन अंदर जाने पर हमको वैक्सीन नहीं दिया गया। वे बोल रहे हैं कि आप अंडर 45 है। उनसे हम ये बोले हैं कि हम जब अंडर 45 है हमको नहीं मिल सकता है। कल तक आपने बहुत सारे लोगों को दिया, फिर आज हमको वैक्सीन से वंचित क्यों किया जा रहा है? और जबकि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, मोबाइल पर मैसेज आ गया, सब कुछ हो गया कि हमने वैक्सीन ले लिया। यहाँ पे क्या है कि आप क्या करते हैं, जमा करके भाग जाता है। हम लोग करके आवाज देते हैं आइए, अगर वो नहीं आ रहा है कॉल भी। लेकिन उनका क्या नाम है कि उनकी आयु है 33 ईयर्स जी, 33 साल के हैं, आप लोगों ने नहीं दिया। जबकि सरकारी शिक्षक हैं, जो सरकारी कर्मी, उनमें उम्र का लेखा जोखा नहीं है, उनको वैक्सीनेशन करना है। तो एक तरफ वैक्सीन के जरिए कोरोना को रोकने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ ऐसी लापरवाही सामने आ रही है। अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।